जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। आप लोगों का आज के सर्वाधार सेशन में स्वागत है। सो आई बिलीव आई होप आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया चल रही है। यू ऑल आर रिवाइजिंग, यू ऑल आर कीपिंग गुड एज फार एज योर प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड। एंड सिविल स्टाफ आईएएस आप लोगों के लिए जो इनिशिएटिव्स लेके आ रहा है, चाहे वो सर्वाधार हो चाहे वो प्रतिबद्ध हो, आप सभी उन इनिशिएटिव्स का जो है फायदा उठा रहे हैं। Alright, so this is day 21 सितंबर में आ चुके हैं हम लोग एंड दिस इज डे 21 फॉर योर सर्वाधार वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। और आज का हमारा इकोनॉमी बेस्ड सेशन जो है वो रहने वाला है। सो पिछला पूरा हमने मंथ जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। वी हैव हैड 4 सेशंस फॉर ईच ऑफ योर कंपोनेंट्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स जो आपका पेपर है। अब जो है हम लास्ट जो आपका ओवरलैपिंग पीरियड था थोड़ा सा लास्ट डेज ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त एंड इनिशियल डेज एक कुछ सितंबर के एक दो चीजें थी, वो जो है आज का हमारा डिस्कशन का एजेंडा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सो टॉपिक्स जो हैं एक बार फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक क्विकली व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे। सो वी आर गोइंग टू हैव थिंग्स लाइक द न्यू पेंशन स्कीम, द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके ऊपर आर्टिकल आए हुए हैं। देन वी आर हैविंग द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है, अच्छी स्कीम रही है वन के ऊपर या PMMY 1.0 के ऊपर आगे इसको लेके जाने का जो चल रही है बात। देन द फाइनेंशियल सेक्टर एंड इसमें जो FIIs FPIs फॉरेन पोर्टफोलियो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड उसका भी फिलहाल कुछ थोड़ा आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट FSSAI, अगेन इट इज इन न्यूज, किस वजह से? ड्यू टू द इशू ऑफ पेस्टिसाइड्स। क्या है पेस्टिसाइड्स का इशू, वो डिस्कस करेंगे क्यों है और क्या FSSAI जो है वो बोल रहा है कि इश्यूज या दिक्कतें हमें, चैलेंजेस विच वी आर फेसिंग, और उसके लिए क्या चाहता है FSSAI, उसके ऊपर क्या बात करी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट द पेंशन स्कीम्स, यूपीएस एनपीएस। अब देखिए ये डिबेट कहां से ट्रिगर हुई, ज्यादा ये डिबेट ट्रिगर हुई जब से एक पॉलिटिकल पार्टी उसने ओपीएस को एक पोल इशू बना दिया, दैट इज द ओल्ड पेंशन स्कीम, विच बेसिकली यू नो इज नॉट गुड इकोनॉमिक्स एट ऑल, क्योंकि आपकी इसमें गवर्नमेंट के ऊपर रेवेन्यू लाइबिलिटीज बहुत, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है। और कई सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिनका फिजिकल हेल्थ जो है उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी जो है जस्ट टू वू द वोटर, जस्ट टू इंश्योर पॉलिटिकल माइलेज, वो जो है दे इंडल्ज इन दीज काइंड ऑफ स्टॉप्स, दे इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ यू नो फिजिकल मिस एडवेंचरिज्म। ठीक है, पेंशन देना गलत नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे ना कि आपकी फिजिकल हेल्थ कितना अलाउ करती है, स्टेट के ऊपर एक्सचेकर के ऊपर कितना बर्डन जो है फ्यूचर में क्रिएट होता है। तो उसी कंटेक्स्ट में अब ये डिबेट क्योंकि छिड़ी हुई है, तो एनपीएस के साथ साथ जो है ओपीएस और यूपीएस है ना, ये भी न्यूज में है और ये केंद्र सरकार जो है इनके ऊपर बात कर रही है। सो कंटेक्स्ट ये है कि रिसेंटली द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, इफेक्टिवली रिवर्सिंग अ 21-year-old रिफॉर्म ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज पेंशन स्कीम और सिस्टम इनिशिएटेड बाय द देन लेट अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। ठीक है, सो पेंशन प्लानिंग फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये आर्टिकल जो आपको दिखा था अखबार के अंदर, यूपीएस और एनपीएस द क्लॉक इज टिकिंग, जिसको एप्लीकेबल करने की डेट जो है बोली गई है April 1, 2025। ठीक है, चलो तो देखते हैं फीचर्स क्या है हमारे लिए। देखिए हमें इस पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना है, जस्ट मैं आपको एक ब्रीफ आउटलाइन देने के लिए वो बात बोल रहा था। एग्जाम पर्सपेक्टिव से what is important, what is relevant for you people is that what are the features, what how exactly does the government plan to roll it out, और उस चीज के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांस बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फीचर्स क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ये प्रॉमिस करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन पे एज अ लाइफ टाइम मंथली पेंशन, कि जिसका भी जो बेसिक पे रहेगा, मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मान लो किसी का लास्ट जो ड्रॉन सैलरी था वो था ₹1.2 लाख पर मंथ, ठीक है, तो उसको 60,000 रुपए जो है उस हिसाब से मंथली जो है पे दी जाएगी एज पेंशन टिल जब तक वो व्यक्ति जीवित है, लाइफ लॉन्ग है ना, तो लाइफ लॉन्ग मंथली पेंशन। देन
डियरनेस रिलीफ क्या है? इट इंक्लूड्स पीरियोडिक डियरनेस रिलीफ हाइक इन द लाइन ऑफ इन्फ्लेशन। डियरनेस देखो यहाँ पे वी आर सेइंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड, इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग क्योंकि बढ़ गया है, तो इसीलिए पीरियोडिक बेसिस पे डियरनेस रिलीफ का मतलब बेसिकली हुआ कि पैसा महंगा हो गया, कि द मनी हैज नाउ बिकम एक्सपेंसिव एंड आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। सो दैट इज कि आपको सरकार जो है वहां पे एक्स्ट्रा कुछ कवरेज दे रही है, मोर अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग गिवन टू यू एज टू कवर दैट इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसको बोल रहे हैं डियरनेस रिलीफ, इसके अंदर मौजूद है। देन फर्दर फैमिली पेंशन को लेके क्या बोला गया है कि इन द इवेंट ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डेथ, just suppose the person who was supposed to get this pension, the person passes away, the family is getting an assured pension equivalent to 60% of the employee's pension। कि अगर मान लो उसकी, जैसे एक भी हमने 1.2 लाख उसको बोला सैलरी थी, अगर मान लो तो उसकी पेंशन बनती थी 60,000 रुपए, तो उस पेंशन का 60% जो है वो अमाउंट फैमिली पेंशन के तौर पे दिया जाएगा इन द इवेंट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज डाइड। ठीक है, तो फैमिली पेंशन भी इसके अंदर एडेड है। देन सुपर एन्युएशन पे आउट। सुपर एन्युएशन देखो, सुपर एन्युएशन वर्ड का मतलब होता है बेसिकली रिटायरमेंट को ही बोलते हैं। मतलब जब आप अपने, हिंदी में बोलते हैं सेवानिवृत्त, जब आप व्हेन यू आर एग्जिटिंग योर, व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर टेन्योर एज अ पब्लिक सर्वेंट, एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, और आप उसके बाद जब रिटायर कर रहे हैं, सुपर एन्युएट कर रहे हैं, तो lump sum payment in addition to gratuity benefit will be provided at the time of retirement। lump sum payment का मतलब हो गया वन टाइम, मतलब आपने जो सारा आपका पैसा इकट्ठा हुआ है that will be a one time payment that will be given to the employee। ठीक है, तो ये क्या है यूनिफाइड पेमेंट स्कीम के फीचर्स हैं। साथ ही साथ देखो, अब अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन अंडर द स्कीम, तो सरकार भी कुछ कंट्रीब्यूशन करेगी और एम्प्लॉय खुद भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों तरफ से बात है। सो फॉर इंस्टेंस फर्स्ट, पहली बात तो यह है कि मिनिमम पेंशन जो है उसका प्रावधान क्या है, ऑफ ₹10,000 पर मंथ इज अश्योर्ड फॉर दोज हु कंप्लीट एट लीस्ट 10 years ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। मतलब ये तो हो गया आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड। इससे पहले अगर मान लो कोई रिटायरमेंट ले लेता है, तो फिर वो इस फीचर या इस कंडीशन को फुलफिल ना करने की वजह से इस प्रोविजन में यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेगा यूपीएस के प्रोविजंस के लिए। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, फिर देखो एम्प्लॉय जो हैं वो अपनी जो बेसिक सैलरी है उसका 10% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे अगर हमने मान लो 1.2 लाख रुपीज एग्जाम्पल लिया था, तो उस केस में द एम्प्लॉय विल हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट ₹12,000, पहली चीज। दूसरा, जो सरकार है वो 18.5% जो है उस एम्प्लॉय की सैलरी का जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। ये 18.5% जो है ये हालांकि इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी वेरिड स्कीम की सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। तो क्या कहा है कि गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है दैट मे बी रीट्यून्ड, दैट मे बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन पीरियोडिक एक्चुअल असेसमेंट्स टू इंश्योर स्कीम्स सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये है कॉन्ट्रीब्यूशन और ये हैं फीचर्स यूपीएस के। चलिए, सो लेट्स नाउ कम टू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना? ऑल राइट, सो regarding the contributions under UPS, which of the following statements are accurate or correct? First, second, third, fourth, 4 statements हैं आपके पास, और ये रहे आपके ऑप्शंस 1 2 3, 1 3 4, 2 and 4, 1 and 4। चलिए, सो यू कैन पॉज द वीडियो, फटाफट बताइए क्या आपको लगता है इसका आंसर होगा। हाँ जी गाइज, देखिए जो पहली स्टेटमेंट है, लेट मी रीड आउट। Employees are required to contribute 10% of their salary to UPS. Yes, this is correct only. ठीक है, दूसरा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू यूपीएस इज फिक्स्ड 18.5% ऑफ सैलरी। नहीं, इसको जो है रिवाइज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फिक्स कर दिया, तो सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन में बी एडजस्टेड ऑन पीरियोडिक एक्चुरियल बेसिस। यस, दैट इज ट्रू। Third, fourth, UPS includes the lump sum payment of gratuity at the time of retirement और superannuation। हाँ जी, ये बात हम करके आए हैं, तो 1 3 4 आंसर आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो, सो आई होप दैट इज अंडरस्टूड।
चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखिए PMMY जो है वो न्यूज़ में है, दैट इज रिसेंटली सरकार ने क्या बोला कि मुद्रा लोन्स शुड टारगेट ग्रेटर इक्विटी, डीपन फाइनेंशियल लिटरेसी. So despite its success, Mudra One faced several challenges, and a critical one being that of reaching the smallest and the most marginalized entrepreneurs. कि भाई जिन सेक्शंस को सबसे ज्यादा नीड है, दे आर द वंस हु आर द मोस्ट नीडी ऑफ सच बेनिफिट्स ऑफ सच स्कीम्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनको शायद अभी तक उतनी सहूलियत से लोन नहीं मुहैया करा पाए. चलो तो एक बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं फटाफट क्या है PMMY. तो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव के तौर पे इसको भारत सरकार ने लॉन्च किया था 2015 में, व्हेन NDA 1 took over the office, right? First prime ministership of the incumbent prime minister. किस चीज को ध्यान में रखते हुए कि अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो मुहैया कराया जाए माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को. फोकस क्या रखा गया था? इंटीग्रेटिंग अंडर सर्व्ड एंटरप्राइजेस इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. तो इससे एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, इसके साथ साथ जो है ग्रोथ इकोसिस्टम में इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ना शुरू हो जाएगा. देन डिजाइन्ड टू फंड द अनफंडेड, है ना, बहुत ही कैची लाइन बन गया था उस समय पे ये, कि किस लिए डिजाइन किया गया है? टू फंड द अनफंडेड, जो बेचारे ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जिनकी इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन हमेशा वो स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं कि उनको इजीली क्रेडिट नहीं मिल पाता, है ना. तो सुना होगा शायद आप लोगों ने, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बहुत इस लाइन को रिपीट किया करते थे अपने पब्लिक एड्रेसेस में कि 1 करोड़ का लोन 1 घंटे से भी कम में, मतलब इन 59 मिनट्स, ऐसे इसको जो है पॉपुलराइज या कह लो चैंपियन किया था गवर्नमेंट की तरफ से, खुद प्राइम मिनिस्टर ने. So designed to fund the unfunded, enabling small borrowers to secure loans from various financial institutions, including public sector banks, including PVBs and including the regional rural banks, RRBs के साथ भी. ठीक है, फिर लोन कहाँ तक का है? up to 10 lakh for non-farm income generating activities in different sectors, which can vary from manufacturing to processing to trading and even the services sector. तो जिनको लगता है जो ऐसे एलिजिबल हैं तो वो दे कैन अप्लाई फॉर सच लोन्स, है ना. शिशु, किशोर, तरुण कैटेगरीज अलग अलग जो रखी गई हैं, मैक्सिमम आपका लिमिट चला जाता है लेकिन 10 लाख तक. ठीक है. सो एनी इंडियन सिटीजन जिसके पास एक ऐसा वायबल कोई बिजनेस प्लान हो, एक नॉन फार्म सेक्टर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग या सर्विसेज वाला एक्टिविटी को इनिशिएट करने के लिए, वो मुद्रा लोन के लिए एलिजिबल हैं एंड दे कैन अप्लाई फॉर मुद्रा लोन, राइट. चलो देन विजन फॉर मुद्रा 2.0. अब देखो अभी बात क्या करके आए हम, ठीक है. मुद्रा 1.0 हैज बीन सम ऑफ इट्स फेयर शेयर ऑफ सक्सेस, but there has been certain failures, or I can say, what we can say, there have been certain shortcomings also. तो इसीलिए जो है you need to have a better vision, जहां पे आप उन खामियों को अगर कहा जाए मुद्रा 1.0 की पूरा कर पाए, और खास तौर से उस छोटे व्यापारी, छोटे उद्यमी, छोटे एंटरप्रेन्योर तक जो है लोन एक्सेस इजीली करवा पाए. सो व्हाट वी कैन से इज दैट एक्सपैंडेड स्कोप अंडर मुद्रा 2.0, दैट इज इट शुड बी वाइडेंड, फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द आउटरीच स्पेशली इन द एरियाज व्हिच आर रूरल, पेरी अर्बन, सेमी अर्बन, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज, ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़े. फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि वो स्कीम्स के बारे में जान पाते हैं, उनके फीचर्स को समझ पाते हैं, इजीली एक्सेस कर पाते हैं और पूरा मतलब होलिस्टिकली उसका बेनिफिट उठा पाते हैं, राइट. मेंटोरशिप एंड बिजनेस सपोर्ट. देन फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स जो हैं उनके बारे में भी आप नेशन वाइड उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, विच में कवर बेसिक्स लाइक बजटिंग, सेविंग, कैसे क्रेडिट को मैनेज करना है, क्योंकि आपको कल को डिफॉल्ट नहीं करना है, रीपे भी करना है और अपना बिजनेस एक्सपेंशन भी करना है ना. इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रैटेजी हो गया,
Digital literacy very 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 important in this age of increased digitalization of the financial landscape, है ना? तो उससे डिफॉल्ट रेट रिड्यूस होगा, इम्प्रूव होगा बिजनेस ऑपरेशन, एंड सबसे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हमें देखने को मिलेगा कि आपकी जो ग्रोथ का इकोसिस्टम है उसमें एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, जिसको सरकार काफी टाइम से बूस्ट करने के लिए लगी हुई है लगातार, वो और इम्प्रूव एनहांस करेगा, राइट? तो ये इसके पीछे का बेसिक फंडा है इस पॉइंट का। देन एनहांस्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम, ECGS, पहले भी सुना होगा शायद, to encourage more lending to small and micro enterprises. Mudra 2 should include an ECGS, reducing risk for financial institutions. देखो हमेशा से एक बात याद रखना कि हमारी जो इकोनॉमी की एक स्टैंड आउट फीचर है वो ये है कि छोटे लेवल पे अगर हम एंटरप्रेन्योर वाला जो इकोसिस्टम है उसको प्रमोट करें तो स्कोप है हमारे पास। जैसे आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु एक इसमें सक्सेसफुल केस स्टडी के रूप में उभर के आया है कि तमिलनाडु ने बहुत छोटे लेवल पे, ग्रास रूट्स लेवल पे जो है, क्लस्टर के लेवल पे जाके इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना इफेक्टिवली किया है that they are they hold the distinction in the country of having varied industries, क्लस्टर में इंडस्ट्री, और नीचे से ग्रोथ जो है वो फ्यूल हो रहा है, राइट? सो दैट कैन बी डन एट अ ग्रेटर पैन इंडिया लेवल, पर आपको क्रेडिट, आपको फाइनेंस, यानी कि आपको जो फाइनेंशियल कैपिटल है और जो इसका ईज है वो पहुंचाना, वो करना आवश्यक हो जाएगा, ठीक है? तो दैट इज मुद्रा 2.0। चलिए लेट्स नाउ कम टू दी प्रैक्टिस MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आर करेक्ट? तो 4 स्टेटमेंट्स हैं, कोड्स आपके 13, 134, 24, 123। हाँ जी, तो पहला क्या बोल रहा है? PWMY वॉज launched in the year 2015 to provide affordable credit to micro small enterprises. Second, scheme provides loans up to 10 lakh for farm sector activities. Third, Mudra loans are available through various financial institutions including banks and MFIs, microfinance institutions, and Mudra 2.0 aims to focus on improving outreach and providing financial literacy programs. हाँ जी, चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए कि मुद्रा 2.0 जो है वो कैसे इंप्रूव कर रही है मुद्रा 1.0 के ऊपर। देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है कि 2015 में मुद्रा लॉन्च किया गया था, PWMY, ये सही है आपका। सेकंड, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं 10 लाख का, हाँ जी, यहां तक तो स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बात आ जाएगी फार्म सेक्टर एक्टिविटीज की तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इट इज नॉट फॉर फार्म सेक्टर एक्टिविटीज, इट इज रादर फॉर नॉन फार्म सेक्टर एक्टिविटीज, राइट? थर्ड, अवेलेबल हैं थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, हाँ जी बिल्कुल हैं जी। लास्ट, 2.0 एम्स टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग, बिल्कुल ये 2.0 का फीचर है, तो ये सही हो जाएगा। तो सेकंड इनकरेक्ट है, आपने ये एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया। फोर्थ करेक्ट है, तो आंसर विल बी दिस, राइट? हाँ जी, मेक श्योर यू मार्क द आंसर, ठीक है? आई होप आप लोगों ने आंसर मार्क करे हैं। चलिए लेट्स मूव अहेड। सो फाइनेंशियल सेक्टर अगला हमारा जो टॉपिक था, FPIs एंड FIIs। तो कंटेक्स्ट क्या था, क्यों न्यूज में थे? कि अकॉर्डिंग टू NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर विटनेस्ड outflows of rupees 23,000 crore by FPIs between July 16 and August 15। अब देखो, कभी भी अगर आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि रुपये पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, इन्वेस्टर ने अपना डॉलर डिमांड किया और वो बाहर गया, तो बहुत सारे डायनामिक्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं कि क्या चल रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है? एक्सक्यूज मी। So financial sector sees 23,000 crore pulled out by FPIs on credit deposit gap concerns, ठीक है? So FPI sold the highest amount of shares in the metals and mining sector at 2668 crore during first fortnight of August। चलो ये तो इसके और ज़्यादा माइक्रो डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, बट लेट्स कम बैक एंड देखते हैं पहले FPI वगैरह होता क्या और ये हुआ क्या है अभी। तो देखो, पहली चीज़ तो जो हुई है कि सेलिंग जो है FPIs के द्वारा इन द फाइनेंशियल सेक्टर मेनली किस कंसर्न पे थी? स्लोअर डिपॉजिट ग्रोथ, मतलब उतना पैसा जो है ग्रोथ में और डिपॉजिट में ग्रोथ नहीं लेकर आ रहा है।
कंपेयर टू लोन ग्रोथ विच कैन अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स। पहली चीज तो मतलब ये हुआ कि अपने आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे जैसे ही खतरा दिखता है इन्वेस्टर को, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो, फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो खास तौर से अगर हम एफपीआई की बात करते हैं तो वो तो उसको वैसे ही बोलते हैं हम कि भाई ये तो फ्लाई बाय नाइट मनी है, हॉट मनी है, तो वो तो बैठा ही किस चीज़ के लिए है, सिर्फ अपने रिटर्न को देखने के लिए कि उसको रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो वो अपना पैसा उठाएगा और बाहर जाके कहीं और इन्वेस्ट कर देगा। मान लो हो सकता है आज वो मुंबई में बैठा है, कल को उसको लगा लंदन ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो लंदन में जाके इन्वेस्ट कर देगा, अगर उसको लगा कि नहीं कैनबरा ज़्यादा दे रहा है तो वहाँ चला जाएगा, अगर उसको लगा कि जापान टोक्यो दे रहा है तो फिर वो वहाँ चला जाएगा। सिंपल सा फंडा है उसका, तो ठीक है। देन कमिंग टू द कॉन्सेप्ट दैट इज एफपीआई। तो देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो पहले वर्ड क्या है फॉरेन का मतलब क्या हुआ कि जो आपका इन्वेस्टर है वो ओवरसीज है, ठीक है। तो सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट किसने खरीद रखे हैं, किसी दूसरे इन्वेस्टर ने जो कहीं और बैठा है, राइट। सो क्या बोल देंगे कि सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन अनदर कंट्री। मतलब मान लो इंडिया में यहाँ इन्वेस्ट किया उसने, पर वो इन्वेस्टर जो है वो फॉरेन जूरिसडिक्शन में बैठा है, तभी वो पहला नाम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया ना। देन इट डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ अ कंपनी और इट्स एसेट्स एंड इज रिलेटिवली लिक्विड डिपेंडिंग ऑन द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। देखो मतलब क्या हुआ, एफपीआई और एफडीआई का मेन जो डिस्टिंक्शन है वो ये है कि एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है डीआई वाला, वो लॉन्ग टर्म है, वो थोड़ा पेरेनियल टाइप का चीज है, वो थोड़ा स्टेबिलिटी वाला चीज है, वो आपके कंपनी के अंदर हिस्सेदारी लेके और उसके अंदर एक्टिव मैनेजमेंट में भी एंगेज कर रहा है। लेकिन एफपीआई जो है वो शॉर्ट टर्म है, वो कोई स्टेक बड़ा नहीं ले रहा है, ठीक है, वो ओनरशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एसेट में फिजिकल एसेट में कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल एसेट में इन्वॉल्व है। सो एफपीआईज कैन इंक्लूड स्टॉक्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, जीडीआर्स ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। दीज कैन बी द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है। चलो, so that is FPI. Let's now come to the practice question. So which of the following statements correctly describe the characteristics of foreign portfolio investment? पहला, it provides direct ownership of a company's assets. Second, FPI holdings include stocks, ADRs, GDRs and bonds. Third, FPI is relatively illiquid compared to FDI. And four, FPI is generally affected by market volatility and liquidity conditions. So select the correct statements. हाँ जी, options can 2 and 4, 1 and 3, 1 to 4, 1 2 3 4। अभी हमने डिस्कस किया है what are the basic points of difference between foreign direct investment and foreign portfolio investment। चलिए देखिए, जहां तक बात है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो एक बात समझिए कि यहाँ पे आप फिजिकल एसेट में तो बिल्कुल भी डील नहीं कर रहे हैं, कंपनी के अंदर आप मेजर ओनरशिप जो है वो अक्वायर नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट एक्वायरिंग मेजर ओनरशिप, सो दैट इज अ क्रॉस। देन ये लिक्विड है, ये कभी भी जो है विड्रॉ करके इन्वेस्टर जा सकता है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि उसकी जो एंट्री है या फिर जो उसकी एग्जिट है दैट इज रिलेटिवली, that is compared to FDI, it is easier getting this point. So first statement direct ownership provide करता है कंट्री के एसेट में FPI, this will be wrong, incorrect. Second, FPI holdings include stock, ADR, GDR, yes ये हो सकता है, this is correct. Third, relatively illiquid, no, relatively liquid. FDI relatively illiquid होगा as compared to FPI. FDI जो है इसको एग्जिट करना इज रिलेटिवली डिफिकल्ट, दिस इज रिलेटिवली इलिक्विड एज कंपेयर टू एफपीआई। एफपीआई रिलेटिवली लिक्विड बोला जाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो वाला रिलेटिवली लिक्विड बोला जाएगा एज कंपेयर टू डायरेक्ट। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी इनकरेक्ट। चौथा, एफपीआई इज जनरली अफेक्टेड बाय मार्केट वोलेटिलिटी, हाँ जी ये बात सही है, मार्केट वोलेटाइल हुआ तो इन्वेस्टर को लगेगा इन्वेस्टमेंट पे रिस्क है,
ROI उसका डिक्रीज हो रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या करेगा, कैपिटल आउटफ्लो, पैसा उठाएगा और यहां से विड्रॉ करके मनी कहीं और जाके इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, आई होप दैट इज अंडरस्टूड। तो इट इज जनरली अफेक्टेड बाय मार्केट वोलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी कंडीशंस, यस इट इज जनरली अफेक्टेड। तो पहली हमने की थी गलत, दूसरी की थी सही, तीसरी की थी गलत, चौथी सही। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, आंसर बिकम्स 2 and 4। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। आंसर हो गया 2 और 4। ठीक है, चलिए, सो दैट इज फॉर टुडेज सेशन। मिलेंगे अगले हफ्ते। और अच्छा, हाँ, अगले हफ्ते कैसे, FSSAI रह गया, एक तो रह गया अभी, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी, ये आर्टिकल। हाँ, क्यों है ये न्यूज़ में? वैसे FSSAI हमने डिस्कस किया था, बट चलो एक और आर्टिकल आया हुआ था, तो आई थॉट कि ये इसके ऊपर भी लेट्स टेक अ लुक ओनली। तो अभी इन्होंने अर्ज किया है गवर्नमेंट को कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो बनाई जाए। किस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए? कि कैसे पेस्टिसाइड्स के यूज़ को कम किया जाए। ठीक है, स्ट्रैटेजीज डेवलप की जाए, रेगुलेट किया जाए पेस्टिसाइड्स के यूज़ को एट द फार्मर्स लेवल। क्यों? क्योंकि कई सारे FSSAI ने इश्यूज रेज किए हैं। ठीक है, सो FSSAI CEO जी कमला वर्धना राव जी said के discussed the formation of an inter-ministerial committee to address concerns over pesticides usage। तो इशू एट हैंड जो है वो देखो फटाफट देख लेते हैं। एक तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है इनका, वी ऑल नो कि नॉन टारगेट स्पीशीज को भी हार्म कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, जो कह लो फार्मर्स फ्रेंड्स भी कहलाते हैं, है ना, लाइक बीज, बटरफ्लाइज, प्रेडेटरी इंसेक्ट्स दैट हेल्प कंट्रोल पेस्ट पॉपुलेशन नेचुरली। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको भी आप उसके अंदर इस प्रोसेस में क्या कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। फिर सॉइल हेल्थ जो है, लगातार बार बार यूज करने से, बार बार इस्तेमाल करने से वो भी खराब होता है। सॉइल हेल्थ जो है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, किल करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। एंड ऑल्सो इट पोजेज हेल्थ टू ह्यूमन रिस्क ऑल्सो, है ना, ह्यूमन हेल्थ को भी रिस्क पोज करता है कि दैट कैन दैट कैन ट्रैवल टू द ह्यूमन फूड और आपके बॉडी में भी वो एंटर कर सकता है। देन पानी को खराब कर सकता है, वाटर कंटामिनेशन, दैट इज दे कैन लीच इनटू द ग्राउंड वाटर और रन ऑफ इनटू सरफेस वाटर बॉडीज कॉजिंग कंटामिनेशन, और अगर वो पानी किसी ने कंज्यूम किया तो उसके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारे इश्यूज FSSAI ने रेज करे हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है। ठीक है, चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन आज का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग FSSAI। 3 और 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है। सो ऑप्शंस क्या हैं? 1 3 1 3 4 1 2 4 1 2 3 4। हाँ जी, चलिए, शाबाश। फिर रनिंग आउट ऑफ टाइम, फटाफट देखते हैं क्या है। एस्टैब्लिश अंडर FSSAI एक्ट 2006, ऑटोनॉमस बॉडी अंडर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, रोल इंक्लूड सेटिंग साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स एंड कॉम्पोजिशन इंक्लूड 7 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। तो सवाल ने पूछा है आपसे, करेक्ट। चलो रिवर्स में स्टार्ट करते हैं। कॉम्पोजिशन 7 मेंबर्स हैं अलग अलग गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के, यूनियन गवर्नमेंट की साइड से, यस करेक्ट। रोल इंक्लूड कर रहा है सेटिंग साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड, इंश्योरिंग कंप्लायंस थ्रू सर्वेलेंस, जांच परख करते रहना, जिसके लिए अभी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की डिमांड की है, करेक्ट। ऑटोनॉमस बॉडी है, ओके, लेकिन मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग है क्या? नो, इट इज विच मिनिस्ट्री? ये बताओ कमेंट करके, कमेंट करके बताओ इस वीडियो के नीचे के FSSAI के लिए पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सा है? इट इज नॉट फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर है, फाइनेंस है, फूड प्रोसेसिंग है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, कौन सा है? एंड 2006 में बनाया गया था, हाँ जी। तो दूसरा गलत, एक दिन 1 3 4 सही, तो आंसर होगा आपका ये वाला ऑप्शन। ठीक है, आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। चलिए, सो दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। एंड इसके साथ ही आई टेक योर लीव, दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, एंड कीप वेल। जय हिंद, जय भारत।